हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एक प्रवर्धक रूप में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि ट्रांजिस्टर किस तरह से एक एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि एम्पलीफायर क्या है, व्हाट इज एम्पलीफायर, या प्रवर्धक क्या है। प्रवर्धक का मतलब होता है बढ़ा देना, चाहे लो पावर को बढ़ा देकर अधिक पावर में कर दें, लो एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर अधिक एम्पलीट्यूड में कर दें, अथवा कम तीव्रता की किसी सोर्स को अधिक तीव्रता के सोर्स में परिवर्तित कर दें। ये सब करें, यानी कि लो को हाई में करें, लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि अगर उसका वेव नेचर है, इनपुट सिग्नल का नेचर अगर वेव नेचर है, तो वेव नेचर में कोई परिवर्तन ना हो, वेव नेचर में कोई परिवर्तन ना हो। मीनिंग दैट हम प्रवर्धक उसी को कहेंगे जो तरंग प्रकृति में परिवर्तित किए बिना, यानी उसके मूल नेचर में परिवर्तित किए बिना, लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, अथवा लो तीव्रता की कोई सिग्नल को हाई तीव्रता के सिग्नल में परिवर्तित करते। फर्क सिर्फ शर्त क्या है उसमें कि उसके नेचर को चेंज ना करे। यानी अगर हम एम्पलीफायर को लिखना चाहेंगे तो हम सीधी से लिख दे सकते हैं इसको, कन्वर्टिंग ऑफ AC सोर्स ऑफ लो पावर, AC सोर्स ऑफ लो पावर इंटू AC सोर्स ऑफ हाई पावर, AC सोर्स ऑफ हाई पावर विदाउट changing their wave nature, उसके वेव नेचर को परिवर्तित किए बिना, यानी लो पावर के AC सोर्स को हाई पावर के AC सोर्स में कन्वर्ट कर देना। वो भी शर्त क्या है कि उसके वेव नेचर के में परिवर्तित किए बिना, विदाउट चेंजिंग दियर वेव नेचर, इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, यानी इसको प्रवर्धन कहते हैं। इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन एंड डिवाइस which convert low power into high power is known as amplifier, and device which used in amplification is called amplifier। यानी जो भी युक्ति का हम उपयोग एम्पलीफिकेशन में यानी प्रवर्धन में करते हैं उसी को हम प्रवर्धक कहते हैं। मीनिंग दैट बच्चों, प्रवर्धक क्या है या प्रवर्धन क्या है, तो हम इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि लो सोर्स को या लो सोर्स सिग्नल को हाई सोर्स सिग्नल में कन्वर्ट कर देना विदाउट देयर वेव नेचर चेंज के, उसके वेव नेचर में उसके तरंग प्रकृति में परिवर्तन किए बिना। अगर वेव नेचर का है तो उसके वेव नेचर में परिवर्तन किए बिना लो पावर की या लो पावर के सिग्नल को हाई पावर में कन्वर्ट कर देना एम्पलीफिकेशन या प्रवर्धन कहलाता है। और जिस युक्ति का उपयोग हम करते हैं किस काम के लिए, कि लो पावर को हाई पावर में कन्वर्ट कर देने के लिए, उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक, एम्पलीफायर का मतलब ये कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे उसको लो एम्पलीट्यूड के सिग्नल को हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। हम ये कह सकते हैं कि लो इंटेंसिटी के सिग्नल को हाई इंटेंसिटी के सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, इसको हम एम्पलीफायर कहते हैं।
इसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत सारे एम्पलीफायर होते हैं, लेकिन जो हमको पढ़ना है बच्चों वह जो है ट्रांजिस्टर का पढ़ना है। वो भी हमको पढ़ना है NPN ट्रांजिस्टर का, NPN ट्रांजिस्टर का को पढ़ना है, NPN ट्रांजिस्टर को पढ़ना है, वो भी कॉमन इमीटर मोड में, कॉमन इमीटर मोड में या कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ना है। जो हमको पढ़ना है NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसका सिद्धांत क्या होता है? इसका सिद्धांत क्या होता है बच्चों? इसका सिद्धांत जो होता है करंट गेन, करंट गेन इन सी मोड, करंट गेन इन सी मोड, और ये कहते हैं हाई करंट गेन, हाई करंट गेन इन सी मोड ही इसका सिद्धांत होता है। यानी कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में NPN ट्रांजिस्टर का बीटा इज ग्रेटर, बीटा इज ग्रेटर, बीटा का मान बहुत अधिक होता है। कब? व्हेन स्मॉल चेंज इन डेल्टा IB, स्मॉल चेंज इन बेस करंट, यानी बेस करंट में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कलेक्टर करंट में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे धारा लाभ का मान बढ़ जाता है। इसका सिद्धांत क्या है? ए स्मॉल वेरिएशन इन बेस करंट increases a high variation in a collector current, so current gain increases in common emitter mode configuration। इस गुण का प्रयोग करते हैं, यानी हम इसको लिख लेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या लिखेंगे? ए स्मॉल वेरिएशन इन, a small variation in base current give rise to a large variation, give rise to a large variation in collector current, so current gain in CE mode is greater, अर्थात बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। ये होगा आपका एट कांस्टेंट BCE, ये होगा कांस्टेंट BCE, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट BCE पर, यानी कांस्टेंट कलेक्टर और इमीटर वोल्टेज पर जो है डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। डेल्टा IB का मान जब हम छोटा सा परिवर्तन करते हैं और छोटा सा परिवर्तन होने पर डेल्टा IC का मान बढ़ जाता है। डेल्टा IC के मान बढ़ जाने के कारण जो है बीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसका उपयोग हम एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसकी सर्किट डायग्राम देखते हैं। नोट कर लिया? चलिए अब इसके बाद सर्किट डायग्राम हम देखते हैं। इसका सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम क्या हो है? इसके सर्किट डायग्राम बना है, कॉमन इमीटर मोड है और वो भी NPN ट्रांजिस्टर है।
कॉमन इमीटर, ये हमारा जो है ये बेस होगा, ये इमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम बी टू ई होगा बाहर की तरफ, ये हो जाएगा आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। बच्चों इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इनपुट सिग्नल को यहाँ दे देते हैं और उसको लगाते हैं यहाँ पर, जिसको हमको एम्पलीफाई करना है उस सोर्स को लगा देते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, ये है, और इसकी बायसिंग कर देते हैं। तो बायसिंग करने के लिए हम जानते हैं कि ये आपका V है और ये IB होगा, उसको हम E को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे। फॉरवर्ड बायस में ये आपका N है, N होगा तो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये आपका P होगा तो धन टर्मिनल से जोड़ेंगे, ये हो गया आपका। और ये इसको आप जानते हैं हम इसको वर्थ कर देते हैं हमेशा। इसी प्रकार कलेक्टर को जोड़ेंगे, कलेक्टर को भी हम जोड़ेंगे। यहाँ एक आउटपुट सिग्नल देंगे, आउटपुट सिग्नल देंगे और इसको बायस स्रोत से बैटरी से जोड़ेंगे। और ये N है तो आप जानते हैं कलेक्टर जब रिवर्स में होता है, यहाँ पर प्लस दे देंगे और फिर इसको इससे जोड़ देंगे। यहाँ ये आउटपुट सिग्नल है और ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं RL, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो हम इनपुट रेजिस्टेंस RI लगा देते हैं और इसमें धारा बहती है IB, करंट प्रवेश करती है इसमें IB और इसमें प्रवेश करती है IC। अब बच्चों ये हमारा जो है प्लस होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब हम करते क्या हैं इसमें, इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग आपकी क्या होगी, इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या करते हैं, जिस एसी सोर्स को हमको एम्पलीफाई करना होता है उसको आधार पर हम देते हैं। आधार पर एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके थ्रू हम इनपुट सोर्स को यहाँ पर लगाते हैं। ये इस धारा का मान जो है या इस सोर्स का मान जब बढ़ता है तो IB का मान बढ़ जाता है। IB का मान बढ़ने के साथ साथ IC का मान भी बढ़ जाता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध RL पर विभव का मान बढ़ जाता है या विभव पतन बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर ये मान जो है इसका जो है हम घटता है धीरे धीरे तो IB का मान घटता है। IB का मान घटने के साथ साथ IC का मान भी घटता है, जिसके तहत लोड प्रतिरोध के पास जो है यह लोड प्रतिरोध पर जो विभव पतन है वो कम हो जाता है। यानी कि धारा के मान का बढ़ना अथवा धारा का मान का घटना इस बात पर डिपेंड करता है कि जो हमने इनपुट सोर्स लिया है वह बढ़ रहा है अथवा घट रहा है। अगर इनपुट सोर्स के मान में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो आप जानते हैं कलेक्टर करंट में उससे ज़्यादा परिवर्तन होगा। यानी थोड़ा सा भी विभव पतन अगर विभव यहाँ से बढ़ा तो लोड पर उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 20 से 80 गुना ज़्यादा जो है विभव पतन यहाँ पर होता है। ठीक, तो इस तरह से ये जो है इनपुट को जो है आउटपुट में बदलता है। जो बढ़ी हुई इसकी वेव जो है बढ़ी हुई के प्रति प्राप्त होता है, यानी कि जो पावर होता है इसका बढ़ जाता है। यहाँ एक चीज़ और देखना है बच्चों कि RL जो है जो हमें लोड प्रतिरोध के तहत जो है हमको एसी सोर्स मिल रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी हम इसको देखेंगे कि इसका फेज रिलेशन क्या होता है। इसका फेज रिलेशन क्या होता है, फेज रिलेशन के लिए हमको एक इस सर्किट में देखना पड़ेगा कि ये सर्किट में अगर हम
किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाएं तो पहले हम इसको देखिए कि ये यहाँ से यहाँ तक, पहली बात तो ये हमारा BCE है और इसको हम बोलेंगे BCC, ये बोलेंगे VBB। तो ये अगर हम इसमें जो है ये हमारा BCE है, तो इसमें अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो एक हमारा लूप या एक जो परिपथ हम बनाते हैं इस तरह से बना लेते हैं, जो एक लूप का जो है डायरेक्शन बनाते हैं ये इस तरह से बनाते हैं। तो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन आउटपुट सेक्शन, आउटपुट सेक्शन में हम इसको लगा लेते हैं। तो हमारा जो है ये IC इसमें से फ्लो हो रहा है, IC इंटू RL। तो ये हो गया, इधर से दिखाएं IC इंटू RL, और यहाँ पर हो गया विपरीत दिशा में है बैटरी के अंदर, तो ये हो जाएगा -BCC, और ये हो जाएगा आपका इस दिशा में, इसके विपरीत दिशा में प्लस हो जाएगा +VCE इज इक्वल टू 0। आउटपुट सेक्शन, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं। तो ये होगा IC इंटू RL, ये विभव पतन की जगह जो है विभव गेन हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है यहाँ पर, विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, और ये करंट इसको पॉजिटिव से निगेटिव दिशा में चल रही, माइनस होगा। तो और इसमें जो है निगेटिव दिशा में हम उल्टे दिशा में चल रहे हैं, तो ये है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आप हमारा हो जाएगा BCE, ये हो जाएगा आपका BCE बराबर हो जाएगा BCC माइनस IC RL। फॉर एनी चेंज अगर करें, कोई चेंज करते हैं, फॉर एनी चेंज, तो डेल्टा BCE इज इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा IC इंटू RL, या डेल्टा BCE इज इक्वल टू माइनस डेल्टा IC इंटू RL। बच्चों यहाँ पर BC इज़ ए कांस्टेंट, यहाँ पर जो ये हमने लिखा है BCC इज़ कांस्टेंट है, ये BCC कांस्टेंट, इसलिए डेल्टा BCC की वैल्यू जब निकालेंगे 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा है। अब यहाँ पर आप आइए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, IB के मान में चेंज होता है, ये IB के मान में चेंज, IB के मान बढ़ता है तो ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है IC का मान। BCE जो होगा इसके तहत जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये ऋणात्मक दिशा में हो रहा है। ध्यान दीजिए, IB का मान जब धनात्मक दिशा में बढ़ेगा तो डेल्टा IC का मान जो बढ़ रहा है BC का, ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जब धनात्मक दिशा में जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, जो हम प्रत्यावर्ती सोर्स को धनात्मक दिशा में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगा, ये ऋणात्मक दिशा में बढ़ेगा, और जब ऋणात्मक दिशा में अप्लाई करेंगे तो ये धनात्मक दिशा में बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो फेज रिलेशन होता है वो होता है पाई डिग्री का, यानी 180 डिग्री का फेज रिलेशन होता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं आउटपुट एंड इनपुट सोर्स आर इन पाई डिग्री फेज। इसका फेज कितने होगा, पाई डिग्री का फेज होगा, यानी 180 डिग्री का फेज रिलेशन होगा। ठीक, तो जो हमारा जो है आउटपुट मिलेगा और इनपुट की विपरीत दिशा मिलेगा, जहाँ जो पार्ट हमारा पॉजिटिव मिलना चाहिए वो पार्ट हमारा निगेटिव मिलेगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करंट गेन देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको, चलिए नोट कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें करंट गेन कितना है। मिटा दें इसको, इसमें देखते हैं कि इसमें करंट गेन कितना है। करंट गेन,
कॉमन इमीटर मोड है इसलिए बीटा होगा। करंट गेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एट कांस्टेंट BCE ratio of change in IC to the change in IB, यानी change in collector current to the change in base current, that is बीटा इज इक्वल टू होगा डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB एट कांस्टेंट BCE। इसको हम बोलेंगे करंट गेन। आप देखते हैं डेल्टा IB के मान में स्मॉल चेंज में डेल्टा IC का मान बहुत अधिक चेंज होता है, यानी बीटा का मान बहुत अधिक चेंज होता है। दूसरा होता है वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन बच्चों क्या होता है? लिख सकते हैं रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज टू दी इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज तथा इनपुट वोल्टेज का जो अनुपात होता है उसको हम वोल्टेज गेन कहते हैं। दैट इज AB इज इक्वल टू, लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, या तो AB को लिख सकते हैं हम BO/BI। ये हो गया RI इंटू IB इनपुट, BO, तो ये हो गया RL आउटपुट रेजिस्टेंस RL इंटू IC, या डेल्टा IC कर दें, या ये हो जाएगा RI इंटू डेल्टा IB, या AB बराबर हो जाएगा बच्चों डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, और ये हो जाएगा आपका RL बाई RI। बच्चों ये आपका करंट गेन है, तो ये हो गया AB इज इक्वल टू बीटा इंटू RL बाई RI। बच्चों RL बाई RI को बोलते हैं रेजिस्टेंस गेन। हेंस AB इज इक्वल टू हो गया बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन। बच्चों रेजिस्टेंस गेन RL बटे RI को हम रेजिस्टेंस गेन बोलते हैं। और इसी तरह से तीसरा हमारा होगा पावर गेन। पावर गेन को हम डिफाइन करते हैं आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यानी रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यानी पावर गेन को हम अगर पावर गेन को ऐसे सीधे पावर गेन ही लिख देते हैं। पावर गेन इज इक्वल टू आउटपुट पावर को PO और इनपुट पावर को PI, तो ये हो जाएगा आपका BO इंटू IC बाई डेल्टा IC लिख दें, और BI इंटू डेल्टा IB, या इसी को बच्चों लिखेंगे डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, ये हो जाएगा इंटू BO बाई BI को हम वोल्टेज गेन लिखते हैं, और ये है करंट गेन, यानी पावर गेन हो जाएगा आपका बीटा इंटू वोल्टेज गेन, और बीटा को हम वोल्टेज गेन को लिखते हैं, वोल्टेज गेन को अभी हमने लिखा था बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन इंटू बीटा इंटू
रेजिस्टेंस गेन, बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ये हो गया बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ये आपका हो गया पावर गेन। तो बच्चों इस तरह से ये रहा है आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर के कॉमन इमीटर मोड में हमने आपको ट्रांजिस्टर इसके एम्पलीफायर के बारे में बताया। तो एम्पलीफायर के बारे में एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि एम्पलीफायर जो होता है लो पावर के एसी सोर्स को अथवा एम्पलीट्यूड को अथवा किसी सिग्नल को हाई पावर में कन्वर्ट करता है, बशर्ते शर्त क्या है कि उसका वेव नेचर परिवर्तित ना हो। इसका जो सिद्धांत होता है वो ये होता है कि आधार धारा में छोटा सा परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। तो आपका सर्किट डायग्राम क्या है, तो आप देख ही रहे हैं सर्किट डायग्राम ये है कि जिस पर को हमने कॉमन इमीटर का मोड बनाया है और जिसको हमें प्रवर्धित करना है उसको इनपुट रेजिस्टेंस पर दे देते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस पर हमको जो है इसका प्रवर्धित रूप प्राप्त होता है। साथ ही साथ बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जो आउटपुट होता है ये विपरीत कला में होता है, यानी जो आउटपुट होता है वो इनपुट के विपरीत कला में है। उसका कारण ये है कि जब IB के मान में परिवर्तित होता है तो IC के मान में भी परिवर्तित होता है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। यानी IB का मान जो बढ़ता है IC के मान में परिवर्तन तो करता है लेकिन विपरीत दिशा में। जब इनपुट पर जो है यानी कि बेस पर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है अल्टरनेटिंग सोर्स लगता है तो जो आउटपुट मिलता है वो निगेटिव डायरेक्शन में मिलता है, जिसको हमने एक न्यूमेरिकल के माध्यम से या डेरिवेशन के माध्यम से आपको शो किया था। तो इस ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर रूप में हमने 3 फैक्टर भी पढ़ा है, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन, जो आपके सामने है। इसी के साथ ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे आपसे ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर के रूप में लेकर के। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।